धन्यवाद रैली। भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपने कार्यकर्ताओं ने पीढ़ियों से पीढ़ियां देश के लिए, पार्टी के लिए समर्पित की है। अनेक परिवार बर्बाद हुए, जेल में, मिसा में अनेक सालों तक हमारे कार्यकर्ता बंद रहे हैं, पर उस संघर्षशील स्थिति में भी उन्होंने अपने विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। वो विचारधारा हमारी प्रेरणा थी और वो प्रेरणा यही थी कि हमारे मातृभूमि को, हमारे देश को हम सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे। हमारे इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके सही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में दिया था, वो सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारी प्रेरणा रहा है। इस समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को भगवान के रूप में हम मानेंगे और अपने जीवन को समर्पित करके उसकी लगातार सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उस दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन हमारी जीवन निष्ठा है, हमारा जीवन निर्धार है और यही हमारी उद्दिष्ट भी है। और आज इस विचारधारा के साथ आपको याद करना होगा कि 1947 के बाद और 1947 के पहले देश की क्या स्थिति थी। 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलामगिरी में था। हमारे देशभक्त, स्वातंत्र्य वीर, स्वातंत्र्य सैनिक और देश के लिए नौछार करने वाले राष्ट्र नेताओं ने अपने जीवन को नौछार करके हमको स्वाधीनता दिलाई। स्वाधीनता तो मिली, पर स्वाधीनता के साथ, स्वतंत्रता के साथ सुशासन कैसे आएगा, ये चिंता थी। आधुनिक भारत का निर्माण कैसे होगा, ये चिंता थी। दुनिया की ताकत, महाशक्ति हमारा देश कैसे बने, ये हमारी चिंता थी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस को बहुत बड़ा मौका मिला। करीब आज 47 के बाद आज जो कम से कम 70 साल का ये इतिहास है, इसमें देश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास रखा। कांग्रेस ने लगातार नई नई घोषणाएं की। गरीबी हटाओ का नारा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक इस देश को अनेक वादे किए गए। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, पर ध्यान में आया कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार एनडीए के शासन कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के विकास की एक दिशा दी। अटल जी ने अपने कार्यकाल में इस देश को सुखी, समृद्ध और संपन्न और शक्तिशाली बनाने की नीतियां बनाई। अटल जी के बाद, काफी दिनों के बाद, भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत के भरोसे पूरी मेजॉरिटी मिली और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किए थे, जो प्रतिकूल परिस्थिति में जो त्याग, तपस्या और बलिदान का परिचय दिया था, जिन्होंने अपने जीवन की बाजी लगाकर अपने विचारधारा के लिए, अपने संगठन के लिए अपनी जान पूरी तरह से जोखिम में डालकर समर्पित की थी, उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण, उनके निष्पृह, निस्वार्थी, समर्पित भाव से जो कार्य उन्होंने किया, उसी का परिणाम था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। बहनों और भाइयों, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल हमारे सरकार ने जो कार्य किया है,
अगर उसकी तुलना करनी है तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में जो शासनकाल कांग्रेस को मिला, जो कम से कम 55-60 साल का समय मिला, कांग्रेस जो 55 साल में नहीं कर सकी, वो मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल के अंदर हमने करके दिखाया। यही हमारे सरकार का सबसे बड़ा काम है। 1947 के बाद हमारे देश में 3 विचारों के आधार पर राजनीतिक पार्टियां काम कर रही थी। एक था समाजवाद, दूसरी विचारधारा थी साम्यवाद और तीसरी विचारधारा थी पूंजीवाद। आप जरा इस प्रकार से इस देश का जरूर अध्ययन करिए और तभी हमको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस देश के लिए क्या योगदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर एक रशिया का इन्फ्लुएंस था। एक रशियन मॉडल जो कम्युनिज्म की विचारधारा से संबंधित था, उसका प्रभाव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के चिंतन पर था। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसा है, गांव सुखी समृद्ध संपन्न होने चाहिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय रशियन मॉडल को चुना। सभी काम सरकार ने शुरू किए, रेलवे से लेकर हवाई जहाज तक, टेलीफोन से लेकर रेलवे इंजन तक, स्टील इंडस्ट्री से लेकर मोबाइल फोन तक, सब काम सरकार। आपको पता है कि 1947 के बाद ये 55 साल के इतिहास में कांग्रेस ने जो नीतियां अपनाई थी, जो आर्थिक नीति स्वीकार की थी, उस नीति के आधार देश की प्रगति और विकास नहीं हो सका। कांग्रेस की विचारधारा पूरी तरह से विफल हुई और इसलिए आज समाजवादी भी कहीं दिखते नहीं और साम्यवादी कहने वाले चीन और रशिया की हालत तो ऐसी बनी है कि केवल लाल झंडा बाकी है, पर कोई कम्युनिस्ट अब दिखता नहीं। आपको पता होगा कि चीन में जो मंगोलियन वंश के लोग थे, जो काफी धनवान थे, उन्होंने चीन में जब से लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग आई तो बड़े प्रमाण पर उन्होंने चाइना में इन्वेस्टमेंट लाई, शंघाई में इन्वेस्टमेंट लाई और आज चाइना ने एक कैपिटलिज्म, पूंजीवाद को स्वीकार किया। अमेरिकन साम्राज्यवादी विचार के आधार पर अब उनके देश के प्रगति और विकास की नींव उन्होंने रखी। चाइना को इसमें यश मिला, पर उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को छोड़ दिया। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जो एक समय हमारे यहां स्वतंत्र पार्टी जिसका समर्थन कर रही थी, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी दुनिया में फेल हो गई। आज दुनिया में जो आर्थिक रचना हो रही है, उस आर्थिक रचना में साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद तीनों मॉडल पूरी तरह से समाप्त हुए हैं। आज उसका रिलीवेंस नहीं रहा है। पर भारतीय जनसंघ के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो सामाजिक आर्थिक चिंतन दिया था, जिसके आधार पर गरीब को केंद्र बिंदु मानकर गांव, गरीब, मजदूर, किसान की प्रगति कैसे हो, हर गरीब व्यक्ति को रहने के लिए मकान कैसे मिले, रोटी कैसे मिले, हर जवान व्यक्ति को उसके हाथों को काम कैसे मिले, हर गरीब परिवार को अपने खुद का मकान कैसे मिले और हमारे किसान जो गांव में बसे हैं, उनके माल को सही कीमत कैसे मिले और रोजगार के लिए शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो गांव संपन्न बने और गांव में उसको रोजगार मिले और एक तरफ ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इसका सबका उपयोग हो और हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बने। यही सोचकर हमने काम किया। हमने आधुनिक विचारधारा को भी स्वीकार किया। अंग्रेजी में 2 शब्द है, एक है मॉडर्नाइजेशन और दूसरा शब्द है वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का अर्थ है आधुनिकीकरण और वेस्टर्नाइजेशन का अर्थ है पाश्चात्यीकरण।
बहनों और भाइयों, हमारे विचारधारा में हमने आधुनिकीकरण को स्वीकार किया, टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया, और साइंस टेक्नोलॉजी ये कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है और उसके आधार पर हमको देश को कैसे सुरक्षित करना है, इसका गंभीरता से हमने योजना बनाकर उसका अमल भी किया। आज हमारा देश एक तरफ टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का उपयोग कर रहा है, स्टार्टअप, स्टैंडअप, इनोवेशन, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर 21वीं सदी का, सब बातें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक तरफ हो रही है, तो दूसरी ओर शिक्षा के माध्यम से इतिहास, संस्कृति, विरासत के आधार पर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, इसका आधार लेकर हम किस प्रकार से हमारे समाज को संपन्न बनाएंगे। केवल हम भौतिकवाद के आधार पर केवल सुखी और समृद्ध नहीं बनेंगे, तो हमारी आध्यात्मिक आस्था, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, इसके आधार पर हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। यह विचार भी हमने दिया। मुझे याद है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण हमारे लिए एक विचारधारा के रूप में है। उन्होंने वहां कहा था कि मैं यह कहने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि सभी लोगों के भाषण हुए, अलग अलग धर्म के लोगों के। जब विवेकानंद जी का अवसर आया तब उन्होंने कहा कि मैं यह कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है या मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं यह कहने के लिए आया हूं कि आप जिस पर आस्था रखते, जो भी आपका धर्म हो, आपका भगवान हो, वो श्रेष्ठ है। हमारे संस्कृत में एक सुभाषित था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। और यही विवेकानंद जी ने यही कहा, और आगे ये कहा कि मैं यही प्रार्थना करता हूं कि केवल मेरे धर्म के लोगों का कल्याण हो, ऐसा नहीं, तो पूरे मानव जाति का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। ये भाव उन्होंने हमारे संस्कृति, इतिहास और विरासत के आधार पर जिस धार्मिक मूल्यों को हम मानते हैं, वही बात विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के सामने रखी। और आज विवेकानंद जी की विचारधारा पूरे दुनिया के लिए आदर्श के रूप में लोगों ने उसको स्वीकार किया। बहनों और भाइयों, एक तरफ हमारी जीवन पद्धति, हमारी परिवार पद्धति, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा पद्धति, और दूसरी ओर कंप्यूटर से लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आज दुनिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में अगर डोमिनेशन किसी का है तो भारतीय इंजीनियर्स का है। वर्ल्ड में ये रेपुटेशन हमारे इंजीनियर्स ने पैदा किया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर दुनिया में किसी भी देश में अगर किसी कंपनी को लेना है तो भारतीय युवा का नाम जब सामने आता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये हमने सिद्ध करके दिखाया। मैं जापान में गया था, जापान के प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा था कि आपके देश में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो इतने होशियार हैं, समझ में नहीं आता कि क्या उनके दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या। हमारे आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, अमेरिका में 10 डॉक्टर अगर अच्छे होंगे तो 4 डॉक्टर भारतीय है। आप यूके में जाइए, अमेरिका में जाइए, पूरे विश्व में हमारे डॉक्टर को एक रिकॉग्निशन है, एक रिस्पेक्ट है। हमने हमारे विशेष रूप से शिक्षा पद्धति के द्वारा जो संस्कार करके जो पीढ़ी बनाई है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे विश्व में आज किसी भी देश में जाइए, हमारा जो भारतीय समाज है, कोई भोपाल से, कोई ग्वालियर से, कोई नागपुर से, कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, कोई चेन्नई से, सब लोगों ने वहां जाकर अपना एक आदर्श स्थान प्रस्थापित किया है। बहनों और भाइयों, ऐसे देश की प्रगति और विकास का मॉडल यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, यह हमारी आस्था नहीं, हमारा जीवन है। हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, यह हमारा संस्कार है। हम इस राष्ट्र के लिए समर्पित करेंगे अपने जीवन को, और इस राष्ट्र को
हम इस प्रकार से सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे कि कोई टेढ़ी नजर से हमारे देश की तरफ ना देख सके। पहली बार माओवादी, नक्सलवाद हो या आतंकवादी हो, इनका खात्मा करने का काम, हिम्मत के साथ इनको समाप्त करने का काम किसी सरकार ने किया तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने यह करके दिखाया। पहले यह नहीं होता था। आतंकवादियों का तुष्टीकरण होता था। आपको पता है कि बटाला हाउस में जो कांड हुआ था, उस समय जो आतंकवादियों को मारा गया था, उनको सांत्वना देने के लिए कांग्रेस के नेता उनके घर में गए, पर आतंकवादियों से लड़ते समय जो पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुआ, उसके घर में कोई नहीं गए। इस प्रकार की स्थिति थी। आतंकवादियों का तुष्टीकरण वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए होता था, पर आज देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी सीमाएं सुरक्षित है। हम विस्तारवादी नहीं है। हमारे छोटे छोटे देश, हमारे देशों के बाजू में रहती है जो हमारे विदेश नीति की यशस्विता है, कि श्रीलंका हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हमने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी भूमि हम कैसे कब्जे में लिए। हमारी विस्तारवादी भूमिका नहीं है। तो हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, हम आगे जाएंगे, यही भूमिका हमने रखी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जो विदेश नीति हमको दी, उसी के आधार पर हमारे सभी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध है। हम ना किसी के ऊपर अन्याय करेंगे, ना अत्याचार करेंगे, ना किसी की भूमि को हम अतिक्रमित करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज पूरे विश्व में भारत के सामर्थ्य की, भारत के नेतृत्व की प्रशंसा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र